यूपीएससी सिविल सर्विस टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ये सेट नंबर है 14। इस सेट सीरीज में हम आगे बढ़ें इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है। इसके पहले हम देखें पहला क्वेश्चन। आप इस यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक दिया हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हैं, पिक्चर और चैनल नेम कोर्सेरा यूपीएससी। आप टेलीग्राम पर सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आपको PDF मिल सके। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है एंटीबॉडी बैक्टीरिया या वायरस। एंटीबॉडी जो होता है बैक्टीरिया या वायरस की सतह की संरचनाओं को आबद्ध करता है और उनकी प्रतिकृति मतलब उनकी जो होता है जीरोक्स मान लीजिए अपने जैसे एक प्रतिरूप बनाते हैं उसको रोकती है। पहला कथन ये कह रहा है। दूसरा कथन कह रहा है नैनो बॉडी एंटीबॉडी के खंड हैं जो बैक्टीरिया या खमीर द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। तीसरा कथन कह रहा है कि नैनो बॉडी का उत्पादन कठिन है और समय लेने वाली प्रक्रिया है, इसलिए इसका व्यापक उपयोग नहीं होता है, मतलब इसका ज़्यादा व्यापक उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है, इसका आसानी से उपयोग व्यापक स्तर पर नहीं किया जा सकता। पहले तीसरा कथन ये कह रहा है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने अपना आंसर चयन कर लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें ए चयन किया उनका सही है, क्योंकि एंटीबॉडी जो होता है ये नैनो बॉडी ये काफ़ी बढ़िया से उत्पादन किया जा सकता है, इसका प्रोडक्ट मतलब इसका निर्माण किया जा सकता है, इसलिए ये गलत हो जाता है। तीसरा यहाँ पे अगर हम समझें तो एंटीबॉडी जो होता है उसका जो निर्माण करना है इसलिए वो थोड़ा सा जटिल होता है, उसका निर्माण की प्रक्रिया, उसका उत्पादन एंटीबॉडी का उत्पादन थोड़ा कठिन होता है, इसलिए उसका व्यापक स्तर पर उपयोग नहीं किया जा सकता। लेकिन जो नैनो बॉडी है उसका व्यापक स्तर पर उपयोग किया जा सकता है, इसलिए तीसरा गलत होता है। अगर तीसरा जैसे ही हम कट करते हैं तो हम आंसर पर पहुँच जाते हैं, ये हमारा सही आंसर निकल जाएगा। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए वान यूनिवर्सिटी ने, जर्मनी का है वान यूनिवर्सिटी, अभी जल्दी ही उसने क्या किया है, सर्च किया, मतलब SARS CoV-2 जो है ये पता किया गया है कि ये जो वायरस है नोवेल एंटीबॉडी फ्रेगमेंट उसकी पहचान की गई है, जो इसके द्वारा मतलब यहाँ पे जो नैनो था, नैनो एंटीबॉडी खंड, इसके माध्यम से इसको रोका जाता है, इसका प्रतिरूप ना बन पाए, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता था। यहाँ पे देखिए कुछ अन्य चीज़ें दी हुई है। ये बैक्टीरिया वायरस की सतह पर संरचनाओं से बढ़ जाता है, मतलब जाके मान लीजिए ये इसकी संरचना है कोरोना वायरस की कोविड-19 SARS-CoV-2 का संरचना यहाँ पे संरचना के साथ जाके जुड़ जाता है क्या, नैनो एंटीबॉडी खंड, और उनकी प्रतिकृति मतलब उनका स्वरूप डबल बनने से रोक देता है, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और अन्य चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं जो हमने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे देख लिया एंटीबॉडी के खंड होते हैं जो इतने सरल होते हैं कि उन्हें बैक्टीरिया या खमीर द्वारा भी उत्पादित किया जा सकता है, मतलब ये जटिल नहीं होते, बहुत सरल होते हैं, इनको बैक्टीरिया या खमीर द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन हमने बनाया था क्योंकि ये न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा था। तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीबॉडी समझ लीजिए यूँ कि एंटीबॉडी संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण साधन होता है जो बैक्टीरिया वायरस की सतह पर संरचनाओं से बढ़ जाता है और उसके मतलब दो बने ऐसे उनके ऊपर जाकर टच हो जाता है, बढ़ जाता है और उनकी प्रतिकृति मतलब उनके जैसे बनने से रोकता है। बस इतना समझिए आप एंटीबॉडी, तो समझ में आ जाएगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है और पहला कथन ये कह रहा है कि राज्यपाल को अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के समान विशेष रूप से गठित निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है। दूसरा कथन कह रहा है किसी राज्य के राज्यपाल पर केंद्र सरकार के अधीन माना जाता है। किसी राज्य के राज्यपाल का पद जो है वो सरकार के अधीन, केंद्र सरकार के अधीन माना जाता है। दूसरा कथन कह रहा है इनमें से हमें गलत चुनना है। तो बताइए कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने चयन कर लिया होगा। अगर हम देखें तो पहला जो कह रहा है कथन कि राष्ट्रपति के समान विशेष रूप से गठित निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है, किसी निर्वाचन मंडल द्वारा चुना नहीं जाता है। अगर दूसरा कथन देखें किसी राज्य के राज्यपाल का पद केंद्र सरकार के अधीन होता है, तो ये भी गलत है, किसी केंद्र सरकार के अधीन नहीं होता है। तो दोनों कथन गलत है, इसमें गलत ही पूछा है तो दोनों गलत है, मतलब इसका सी आंसर सही होगा। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अगर गलत पूछता है और गलत दोनों कथन है तो हम दोनों को गलत ही चुनते हैं, सी। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, हमने अलग से भी कुछ चीज़ें ऐड कर दिया है इसमें। अब देखिए यहाँ पे जो 79 है इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया था। 79 1979 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया था कि राज्यपाल का पद केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। तो आपको यहाँ से स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये किसी के अधीन नहीं होता है, क्योंकि ये केंद्र सरकार के अधीन या अधीनस्थ भी नहीं है, मतलब उसके अधीन या अधीनस्थ भी नहीं है केंद्र सरकार का पद। यह एक संवैधानिक स्वतंत्र पद है राज्यपाल का पद। एक फैक्ट आपको और बता देते हैं, जो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में लाया गया था, एक राज्यपाल मतलब किसी एक राज्य का राज्यपाल एक से अधिक राज्यों में नियुक्त किया जा सकता है, ये 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कंफर्म कहा गया था। और अनुच्छेद 200 क्या कहता है, अनुच्छेद 200 ये कहता है कि राज्यपाल किसी विधानमंडल के द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए स्वीकृति मतलब उनके लिए सुरक्षित रख सकता है कि इस पर राष्ट्रपति अपने विचार रखेंगे। तो वो कौन सा अनुच्छेद है, 200। अगर 356 की बात किया जाए तो ये राज्यपाल के लिए प्रावधान है कि वो स्पष्ट करे कि संविधान के अनुसार मतलब उस राज्य का प्रशासन चलाया जा सकता है या नहीं। अगर नहीं चलाया जा सकता तो राष्ट्रपति से आग्रह कर सकता है कि वहाँ पे राष्ट्रपति अपने नियंत्रण में वहाँ का शासन ले, मतलब ऐसा राष्ट्रपति शासन लगाएं।
अब अनुच्छेद 155 देख लेते, इसमें भी कुछ स्पेशल प्रोविज़न किए गए हैं। इसमें क्या प्रोविज़न किए गए हैं कि ये कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाएगी। वहाँ पे क्या लिया था, मंत्रिमंडल द्वारा की जाएगी या फिर एक मंडल बनाया जाएगा, उसके द्वारा की, मतलब निर्वाचन समिति बनाई जाएगी, निर्वाचन मंडल गठित किया जाएगा, ये कहा गया था। लेकिन निर्वाचन मंडल नहीं, देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाएगी, किंतु वास्तव में ये होता है कि नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अब कुछ अन्य चीज़ें यहाँ पे देख लीजिए, किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाएगा, मतलब किन परिस्थितियों में किसी को राज्यपाल बनाया जाएगा। तो दो प्रथा हैं। पहला, अगर मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के मान लीजिए एक व्यक्ति हैं, आपको उत्तर प्रदेश में राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा। ये अब तक की परंपरा चली आ रही है कि जिस जिले, मतलब जिस राज्य से हैं आप, उस राज्य में आपको राज्यपाल नहीं बनाया जाता है। दूसरा कथन देखिए, ये भी इसका प्रोविजन ही है, राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किया जाता है। अगर राज्यपाल को नियुक्त करने से पहले उस राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किया जाता है। और राज्यपाल किसके प्रसाद प्रयत्न होता है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न होता है। अब आप बताइए, राष्ट्रपति किसके अंतर्गत काम करता है, तो मंत्रिपरिषद के अंतर्गत काम करता है। मंत्रिपरिषद जो सुझाव देती है वही काम करता है। तीनों समझ लिया हम कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद में रहता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछे किसके प्रसाद प्रयत्न होता है, तो राष्ट्रपति के अंतर्गत रहता है राज्यपाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नागालैंड अपनी सीमा म्यांमार के साथ साझा करता है। दूसरा कथन कह रहा है नागालैंड की सीमा दो राज्यों से लगती है। तीसरा कथन कह रहा है संविधान का अनुच्छेद 371 नागालैंड से संबंधित विशेष प्रावधान करता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगा रखा है 1 और 3, उनका बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर ए होगा। क्यों ए होगा, क्योंकि आपको पता होगा नागालैंड मणिपुर के ऊपर जस्ट है। नागालैंड के ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, असम इधर है, मणिपुर नीचे है, इधर म्यांमार है। तो बताइए 3 राज्यों से टच करता है ना। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 2 राज्यों से उसकी सीमा टच करती है, जो कि गलत हो जाता। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। आप यहाँ पे चाहें तो देख सकते हैं, कुछ प्रोविजन दिए हुए हैं, हमने जो बताना था वो बता दिया। आप यहाँ पे देख लीजिए किसी किसी इसकी सीमा टच करते हैं, अरुणाचल प्रदेश से, इसके पूर्व में, सॉरी उत्तर में अरुणाचल प्रदेश होगा, ऊपर है ना, तो उत्तर में होगा, पश्चिम में असम है, दक्षिण में मणिपुर है, और पूर्व में म्यांमार है। हमने देख लिया पूर्व में म्यांमार है। 1963 अधिनियम, 1963 में एक संविधान का, मतलब एक अधिनियम लाया गया था, जिसमें संविधान का अनुच्छेद 71 एक खंड क के विशेष प्रावधान किया गया था। तो ये प्रावधान किया गया था कि संसद अगर कोई अधिनियम बनाती है तो नागालैंड में तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि विधानमंडल एक संकल्प पारित करके विश्वास ना कंफर्म ना कर दे कि इससे कोई, मतलब नागाओं के धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसको पास करेगी। और नागा रूढ़िजात, मतलब जो उनकी परंपरा है उसकी विधि या प्रक्रिया में भी कोई बाधा नहीं डालेगा, जो यहाँ पे अधिनियम है। तीसरा है, मतलब सिविल या दंडिक न्यायिक प्रशासन जहाँ विश्वसनीय नागा रूढ़िजन्य विधि के अनुसार हो। मतलब ये जो, मतलब संसद ने कानून पास किया है ये उनके उल्लंघन नहीं करता है। तीसरा, भूमि या उनके संपत्ति स्रोतों का स्वामित्व या अवतरण नहीं करता है। तो ये 4 कंडीशन पास, मतलब फॉलो करता है कोई विधेयक, तभी वहाँ लागू होता है, नहीं तो नहीं लागू होता है। कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत, तो 371 क के अंतर्गत। तो मेरे आपको ये समझ में आ गया होगा। यूपीएससी बार पूछ चुका है इससे क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, पीसीए के बारे में बताना है। इसमें पहला कथन कह रहा है कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एक अंतर सरकारी संगठन है जो सदस्य राज्यों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों या निजी पार्टियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से संबंधित विवादों का हल करता है। दूसरा कह रहा है मानव अधिकार संबंधी मुद्दों संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का अनन्य क्षेत्राधिकार है, इसलिए पीसीए मानव अधिकार संबंधी मुद्दों पर विचार नहीं करता है। मतलब ये कह रहा है कि एनएचआरसी, मतलब जो है उसके, मतलब उसका अनन्य अधिकार है इसके लिए मानव अधिकार से संबंधित, और इसलिए ये पीसीए मानव अधिकार संबंधी मुद्दों पर विचार नहीं करता। दूसरा कथन कह रहा है। तीसरा कथन कह रहा है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पीसीए आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र का पर्यवेक्षक है। तो बताइए कौन सा इसमें से सही है। तो अगर जिन लोगों ने इसमें डी लगा रखा है उनका बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि इसमें यहाँ पे पीसीए जो है ये मानव अधिकार संबंधी मुद्दों पर विचार करता है, ये कह रहा नहीं करता है, तो गलत हो गया। दूसरा 1 और 3 सही है। जिन लोगों ने 1 और 3 लगा रखा था, डी उनका बिल्कुल सही है। अगर 2 को काटते हैं तो ए भी कट जाता, सी भी कट जाता, बी भी कट जाता, तो आप आसानी से आंसर निकाल सकते थे। अभी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन नीदरलैंड हेग में स्थित है। इसका ये एक गैर सरकारी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। पारंपरिक अर्थों में ये न्यायालय नहीं है। देखिए इसमें नाम में लिखा हुआ है इसके आर्बिट्रेशन, मतलब ये एक न्यायालय जैसा प्रतीत होता है, लेकिन न्यायालय नहीं है। क्यों न्यायालय नहीं है, क्योंकि ये सदस्य राष्ट्रों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, निजी पार्टियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समझौते से संबंधित विवादों पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण की सेवाएं प्रदान करता है। तो आप समझ गए। तीसरा है ये क्षेत्रीय और समुद्री सीमाओं, संप्रभु एवं मानव अधिकारों, अंतर्राष्ट्रीय निवेश, अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय व्यापार से जुड़े मुद्दों पर सुनवाई करता है। यहाँ देखिए आपको समझ में आ गया, मानव अधिकार से संबंधित भी मुद्दों पर सुनवाई करता है। तीसरा देखें, ये कह रहा है कि संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी नहीं है, लेकिन इसको पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया, जो कि पहले में दिया हुआ था कि इसको पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है, तो ये बिल्कुल सही था। यहाँ देखिए लिखा है ना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के लिए, अंतर्राष्ट्रीय राज्यों के लिए अंतर्गत यहाँ पे अनन्य अधिकार है, यहाँ पर्यवेक्षक का अधिकार इसको प्राप्त है। यहाँ कह रहा था कि मतलब इसको मानव अधिकार पे, ये विवादों पे, मुद्दों पे विचार नहीं करता है, तो गलत हो जाता था दूसरा। और तीसरा यहाँ पे देखिए पर्यवेक्षक का दर्जा इसको मिला हुआ है। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा एक्सप्लेनेशन से। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला कह रहा है स्प्रिटली आइसलैंड, दूसरा है पार्सल आइसलैंड, तीसरा है जावा, चौथा है मलक्का जलमंडल, मलक्का स्टेट।
तो इसको दक्षिण से उत्तर में सजाना है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें बी लगाया है उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी हम 2 दिन पहले ही हमने पढ़ा था मलक्का किनको किनको विभाजित करता है। मलक्का विभाजित करता है इंडोनेशिया और सुमात्रा को। सॉरी, थोड़ा बाहर कुत्ते बोल रहे हैं, भौंक रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो इंडोनेशिया और सुमात्रा को। तो आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि जावा सबसे पहले आता है, फिर मलक्का स्टेट आता है। अगर हम जावा और मतलब मलक्का स्टेट को ही देख लें दोनों को, तो हमें मिल जाएगा जावा तीसरा है और उसको मलक्का स्टेट है। तो 3 और 4 जिसमें होगा वही सही होगा, मतलब 3 4 बी में है तो बी सही है। ऐसे भी आप कर सकते थे, केवल 1 2 पता हो तो कर सकते हैं। उसके बाद फिर आएगा पार्सल द्वीप आइसलैंड और स्पिरिटली आइसलैंड। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, पहले देखें तो जावा सी यहाँ पे है, अभी इसको मलक्का स्टेट यहाँ पे है, स्पिरिटली आइसलैंड यहाँ पे है और पार्सल आइसलैंड यहाँ पे है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन म्यूनिसिपल बॉन्ड, मुनि बॉन्ड के बारे में बताना है। मुनि बॉन्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है म्यूनिसिपल बॉन्ड एक प्रकार का ऋण साधन है जहां निवेशक स्थानीय सरकारों को ऋण प्रदान करते हैं। दूसरा कह रहा है ये विशिष्ट परियोजना के लिए नागरिक निकायों द्वारा जारी किया जाने वाला आमतौर पर एक 10 वर्षीय अवधि का होता है। मतलब नागरिक जो होता है लोकल बॉडी उसके द्वारा जारी किया जाता है और आमतौर पर इसकी अवधि 10 वर्ष होती है। तीसरा कथन कह रहा है कि भारत में अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन के तहत पहली बार म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया था। तो इनमें से बताइए कौन सा सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने 1 2 लगाया है उनका बिल्कुल सही है बी। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत जारी नहीं किया गया था, इसके अंतर्गत बढ़ावा दिया जा रहा है, ना कि जारी किया गया था। बाकी सारी बातें सही है। ये 10 वर्ष के लिए जारी किया जाता है और ये लोकल अर्बन बॉडी के अंतर्गत जारी किया जाता है, स्थानीय सरकार निकायों द्वारा। और यहाँ पे देखें तो ये म्यूनिसिपल बॉन्ड एक प्रकार का ऋण साधन है, ठीक ना। और निवेशक स्थानीय सरकारों को ऋण प्रदान करते हैं, जो यहाँ पर लोकल बॉडी है उसको ऋण प्रदान करते हैं 10 वर्ष के लिए। अब यहाँ पे आप कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, देख सकते हैं। ये एक प्रकार का ऋण साधन है जो स्थानीय सरकारों को ऋण प्रदान करता है। विशेष परियोजना मतलब जो होता है 10 वर्ष की इसकी अवधि होती है और अर्बन लोकल बॉडी के द्वारा ये जारी किया जाता है। मतलब एक निर्धारित दर पर अगर आप खरीदते हैं इसके बॉन्ड तो आपको ब्याज भुगतान ये लोग करते रहेंगे। बॉन्ड संस्थागत और उच्च नेटवर्थ को व्यक्ति जारी करते हैं। मतलब यहाँ देखिए इसका न्यूनतम जो अंकित मूल्य है वो 10 लाख का है। इसको केवल एक व्यक्ति भी खरीद सकता है और कई व्यक्ति मिल के भी खरीद सकते हैं इस चीज़ को। दूसरा ये चीज़ है कि यह बॉन्ड बाजार का दोहन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। मतलब अमृत योजना के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि आप शहरों के विकास के लिए मतलब मुनी बॉन्ड जारी करके एक पैसे इकट्ठा करिए और शहरों का विकास करिए उसके द्वारा। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, लीड आईटी के बारे में बताना है। लीड आईटी उन देशों या कंपनियों को एकजुट करता है जो 2050 तक उद्योगों के शुद्ध न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। दूसरा कह रहा है कि भारत इसका हिस्सा है। तीसरा कह रहा है इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के समर्थन से लॉन्च किया गया है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है। जिन लोगों ने डी लगा रखा है उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि लीड एक इनोवेटिव आइडिया है जिसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि 2050 तक कुछ ऐसी भी जो देसी कंपनियां और कुछ अन्य कंपनियां हैं, तो देशों या कंपनियों का एकजुट है ये, जो ये मान के चलते हैं कि 2050 तक उनका जो कार्बन उत्सर्जन है लगभग वो शून्य हो जाएगा। भारत इसका हिस्सा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के समर्थन से लॉन्च किया गया। इसको समझने के लिए समझ लीजिए कि स्वीडन और भारत ने सितंबर 2019 में इसको संयुक्त रूप महासचिव के क्लाइमेट एक्शन समिट में लीड की शुरुआत किए थे, मतलब वहीं से जारी किए थे। और यहाँ पे देख लीजिए कंपनी और देशों और कंपनियों का एकजुट है ये संगठन जो 2050 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो आप इसको अपने इन्वायरमेंट के MCQ में भी अगर मेंस का आंसर लिख रहे हैं तो वहाँ भी इसको यूज कर सकते हैं। लीड कैंपेन, लीड एक मतलब ये समझिए कि एक यूँ इसको समझें तो देशों का एक संघ है जो मिलकर के प्रतिबद्ध है कार्बन 2050 तक कार्बन न्यूट्रल होने के लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। इसमें बताना है आपको किस राज्य का सीमा बांग्लादेश से लगता है। पहला त्रिपुरा, दूसरा सिक्किम, तीसरा असम, चौथा मिजोरम। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया है सिक्किम को, जिसने काटा है, जिन लोगों ने सिक्किम को अगर काटेंगे तो ए भी कट जाएगा, डी भी कट जाएगा। मिजोरम की सीमा लगती है, असम का भी सीमा लगता है, त्रिपुरा का भी सीमा लगता है। 1 3 4 सही होगा बी। जिन लोगों ने बी लगाया उनका सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो गया बांग्लादेश। यहाँ देखिए मिजोरम की भी सीमा लगती है, त्रिपुरा की भी सीमा लगती है, मेघालय का भी, असम का भी, बांग्लादेश का भी लगता है, लेकिन सिक्किम का नहीं लगता क्योंकि बांग्लादेश काट देता है बीच में। सॉरी, वेस्ट बंगाल काट देता है, बांग्लादेश की सीमा सिक्किम से नहीं लगती है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये कह रहा है विगत 2 वर्षों में सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीदे गए कुल चावल और गेहूँ का 50% से अधिक 3 राज्यों पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ। तीसरा कह रहा है चावल के लिए कार्बन फुटप्रिंट गेहूं की तुलना में अधिक है। तो इनमें से गलत बताना है आपको कौन सा है, सही नहीं है जो बताना है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही नहीं है।
उम्मीद है सभी लोगों ने सही आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें डी लगाया है उनका सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो दोनों कथन हैं वो बिल्कुल सही हैं। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। देखिए, कुल चावल और गेहूँ का मतलब यूँ समझें तो 45% केवल लगभग 2 ही राज्य हैं। पंजाब 28.9%, हरियाणा 15.9%, यही दो 45% करते हैं। तीसरा मध्य प्रदेश जो है वो 10.4% करता है पार्टिसिपेट, किसमें? सरकारी एनजीओ मतलब जो सरकारी संस्थाएं हैं चावल और गेहूँ की खरीद करती हैं तो उनके द्वारा। तो आप लोग जानते होंगे कि भारत सरकार बहुत सारी मतलब वो सस्ते पे खाद की मतलब उसको क्या कहते हैं, पीडीएस के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो उसके लिए खरीदना पड़ता है। तो सरकारी एजेंसियाँ खरीदती हैं चावल और गेहूँ। तो इसमें 50% से ऊपर 3 ही राज्य करते हैं, तो बिल्कुल सही है। अगर देखें तो किलो चावल के उत्पादन में जीएचजी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जितना होता है 1 किलो गेहूँ उत्पादन करने में, उसकी तुलना में 7 गुना अधिक ये जो चावल है उत्सर्जन कर देता है। जीएचजी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन मतलब चावल में ज़्यादा उत्सर्जन होता है। अगर दूसरा फैक्ट देखें तो चावल की खेती कार्बन तीव्रता में मक्का और गेहूँ से की तुलना में 6 गुना अधिक है। अगर 1 यूनिट धान की खेती वो जो मतलब समझिए वीट गेहूँ उत्पादन करने में 1 यूनिट खर्च होता है, तो 6 यूनिट धान करेगा उत्सर्जन। मुझे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा प्लाज्मोडियम ओवेल किससे संबंधित है? ए कह रहा खसरा, 2 कह रहा गंभीर तीव्रता वाले श्वसन सिंड्रोम, बी कह रहा मलेरिया, डी कह रहा निमोनिया। जिन लोगों ने इसमें सी मलेरिया लगाया है उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे प्लाज्मोडियम ओवेल जो है केरल में एक व्यक्ति को मतलब वो समझ लीजिए जवान था, सेना का जवान था जिसको हो गया था। उनकी पोस्टिंग हुई थी सूडान में, वहीं पे वो ग्रसित हो गए थे। 1 साल बाद उनमें प्लाज्मोडियम ओवेल पाया गया, जो कि सूडान का एक एंडेमिक होता है, वहाँ का स्थानीय बीमारी है। तो आपको समझ में आ गया होगा प्लाज्मोडियम ओवेल क्या है, एक मलेरिया का रूप है जो कि सूडान का एक एंडेमिक है, मतलब वहाँ का स्थानीय है। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आजकल लास्ट क्वेश्चन है। कभी कभी समाचारों में रहा प्राइम एडिटिंग का संबंध किससे है? ए कह रहा है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से, बी कह रहा है क्वांटम संचार परमाणु कणों की एडिटिंग से, सी कह रहा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से, डी कह रहा है जीनोम एडिटिंग से। जिन लोगों ने जीनोम एडिटिंग लगा रखा है उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे प्राइम एडिटिंग आणविक जीव विज्ञान का एक सर्च एंड रिप्लेस जीनोम एडिटिंग तकनीक है, जिसके द्वारा जीवित जीवों में जीनोम को संशोधित किया जा सकता है। एक फैक्ट याद रखिएगा, जीवित जीनोम मतलब जीवों के जीनोम में संशोधित किया जा सकता है, और इसके द्वारा लक्षित डीएनए में नवीन अनुवांशिक लक्षणों को प्रेषित किया जाता है। मतलब नए डीएनए मतलब उनमें डीएनए के नवीन अनुवांशिक लक्षण, कुछ नए लक्षण उसमें डाले जा सकते हैं। इसके द्वारा किसके द्वारा? प्राइम एडिटिंग के द्वारा। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। ये सीरीज देखने के लिए धन्यवाद।